हे गाइस, हाय, वेलकम टू वेदांतु। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज। जी हाँ, अगर पूरा सेशन आपने अटेंड किया तो ये पूरा चैप्टर आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ये मेरा दावा है। राइट, सो शुरू करते हैं। मेरे साथ मैं हूँ शिल्पी कौशिक, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर वेदांतु पे। एंड मेक श्योर आप चैनल पे सब्सक्राइब्ड रहें प्लीज, बिकॉज ऐसी वीडियोज हम कर रहे हैं सारे ही सिलेबस, आपके जितने चैप्टर्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो आपको उससे अपडेटेड रहना है। ठीक है, आप कोई वीडियो मिस ऑन ना करें। तो जस्ट सिंपल मुद्दे की बात करते हैं कि क्यों ही पढ़ रहे हैं भाई केमिकल काइनेटिक्स। क्योंकि देखो, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ते हैं रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करना। तो सोचो, आप कोई रिएक्शन कर रहे हो और आप उसकी स्पीड को मॉनिटर कर पाओ तो आपको कितना फायदा होगा उस बात का, है ना। बिकॉज आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी होती है, राइट, कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, तो वो कंट्रोल्ड अमाउंट में प्रोड्यूस हो, राइट। क्या फैक्टर्स उस रिएक्शन को फास्टन अप कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं, क्या मैकेनिज्म है रिएक्शन का, तो वो सब आप यहाँ पर पढ़ते हो। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस, हमारी केमिकल रिएक्शंस का रेट, स्पीड, है ना। स्पीड की बात करें, रेट क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम उनकी स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा रेट जो है रिएक्शन का वो डिपेंड करता है ना, वो भी यहीं पर पढ़ते हैं काइनेटिक्स में। और आप क्या पढ़ते हो, मेजर चीजें, मैकेनिज्म आप पढ़ते हो, रिएक्शन किस मैकेनिज्म से प्रोड्यूस हो रही है, कौन सा स्लो स्टेप है, क्या फास्ट स्टेप है, सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ते हो। इसके अलावा एक चीज अगर आपके दिमाग में आती है कि मैम करते कैसे होंगे मेजर स्पीड को, तो वो करने के काफी तरीके होते हैं, है ना। जैसे चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी, या फिर चेंज इन, आप देख सकते हो, कंडक्टेंस, है ना, प्रेशर का चेंज हो रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे हम मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में जो पार्ट है उतना हम लोग अभी करने वाले हैं, सही बात है। चलिए, तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, हमारे पास 3 बेसिक तरीके की रिएक्शंस होती है। पहली फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस, जो काफी ज्यादा फास्ट होती है ना, जैसे 10⁻⁻12 सेकंड से भी जल्दी ये हो जाती होंगी रिएक्शन। सोचो, है ना, जैसे कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, भाई कैसे तेज रफ्तार से हो जाता है ना। तो ऑर्गेनिक में जो आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हो ना, वो इस क्लास में ही आती हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं, इंस्टेंटेनियस होती हैं। इसके अलावा जितनी आप आयनिक रिएक्शंस करते हो, जैसे प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, है ना, प्रेसिपिटेट बनता है कितना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बन जाता है। जैसे आपने 2 एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स किया, एकदम से पीपीटी बन गया, है ना। तो ये कुछ आप फास्ट रिएक्शंस में पढ़ते हो जो हमारा काम नहीं है। काइनेटिक्स में इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू मेजर दीज रिएक्शंस, इनकी स्पीड, भाई जो इतनी जल्दी हो रही है हम उसको क्या ही देखेंगे, पलक झपकने से पहले ही रिएक्शन कब की खत्म हो चुकी है ना। दूसरी आपकी, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। सेकंड हमारी है स्लो रिएक्शंस। तो जो स्लो रिएक्शंस है ये बहुत स्लो होती है ना, मतलब आप बोल सकते हो मिनट से लेके ईयर्स तक, है ना, ये सालों तक जाती हैं यूजुअली। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, एकदम थोड़ी रस्टिंग शुरू हो जाता है, बहुत कॉमन है ना। ओके, डायमंड फॉर्मेशंस होते हैं, राइट। देन मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस, हमारा काम इनको पढ़ना है। स्लो और फास्ट रिएक्शन हम नहीं डील करते इस चैप्टर के अंदर, है ना। हम पढ़ते हैं जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस, राइट, जिसके बेसिस, जहां पे हमने लैब में जो हमने सेटअप्स किए हुए हैं वो हमने इन्हीं रिएक्शन पे तो बेस किया। जैसे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, है ना, अमोनिया बनाने पे हमने लैब में, लेट्स से हमने इंडस्ट्री सेटअप कर दी अमोनिया फॉर्मेशन के लिए, तो जो इंडस्ट्रीज हमारी है वो इन्हीं रिएक्शंस पे बेस्ड होती हैं। ये मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जहां पे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन देते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है, इनको हम स्टडी कर पाते हैं। दिस इज आवर एरिया ऑफ कंसर्न इन द चैप्टर, राइट। चलिए, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो, आपने कोई रिएक्शन करी, है ना, रिएक्शन होने का मतलब क्या है, आपने कुछ रिएक्टेंट्स लिए, रिएक्टेंट्स ने आपस में केमिकली रिएक्ट करके प्रोडक्ट दिया, है ना। तो अब अगर आप ये कॉन्सेंट्रेशन का जो चेंज हुआ होगा रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का, अगर आप इसको स्टडी कर लो तो इसका मतलब आप रेट की बात कर रहे हो, है ना। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर। अगर गैसियस रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स है तो प्रेशर की बात करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन है तो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। रेट है, रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो जैसे मैं रेट को डिफाइन कर सकती हूँ, चेंज डेल्टा सी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, और डेल्टा टी उस टाइम इंटरवल के अंदर, स्मॉल टाइम इंटरवल में। प्लस माइनस का क्या मतलब होता है यहाँ पे, तो रेट के एक्सप्रेशन में प्लस माइनस कैसे हो सकता है, माइनस, चलो प्लस तो ठीक है, रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, पर माइनस कैसे हो गया मैम। तो एक्चुअली होता क्या है ना, यहाँ पर ये जो माइनस साइन है ना, ये आपको क्या बता रहा है, माइनस साइन ये सिग्निफाई कर रहा है कि जैसे ही आपकी रिएक्शन प्रोसीड होती है तो रिएक्टेंट, जैसे यहाँ पर है ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है ना, ओरिजिन है, यहाँ पे टाइम लिया, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है y पे, तो जब आपका टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई, तो सारी कॉन्सेंट्रेशन किसकी है भाई, रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके, कोलाइड करके प्रोडक्ट में फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, यानी रिएक्टेंट कम होना शुरू हो गया। तो ग्राफ देखो, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम होता है ना, और यही प्रोडक्ट फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो प्रोडक्ट का देखो आगे आगे टाइम बढ़ा तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई, तो ये जो डिक्रीज है ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको ही ये माइनस साइन दिखाता है, और प्लस साइन प्रोडक्ट फॉर्मेशन की कॉन्सेंट्रेशन की बढ़ रही है उसको दिखाता है, राइट। सो दिस इज आवर रेट है फॉर दिस। देन वी आर हैविंग द गैसियस रिएक्शंस। तो जो गैसियस रिएक्शंस है मतलब उसमें कुछ नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे हम उनका प्रेशर यूज कर सकते हैं, है ना। सो पूरी आगे भी जितने आप चैप्टर्स करोगे, तो नॉट जस्ट केमिकल काइनेटिक्स, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में ना गैसेस के लिए हम प्रेशर ही लेंगे। सो ये बात होती है। यहाँ पर देखो दो डिफरेंट टाइप ऑफ रेट आप देखोगे आपकी बुक्स में भी लिखे होंगे। एवरेज रेट को एक्सप्रेस करने का तरीका एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, हम अपने चैप्टर में इसको ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव वाली फॉर्म। जब आप आगे डिफरेंशियल इक्वेशंस भी करोगे ना, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, तो भी आप रेट को इस फॉर्म में लिखते हो, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जब आप किसी मेजरेबल टाइम पीरियड के दौरान रिएक्शन का रेट निकालते हो, एवरेज रेट, है ना। जैसे आप कहीं पे जा रहे हो तो आप गाड़ी की एवरेज स्पीड निकालते हो, है ना। एवरेज स्पीड किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपकी ऑल इन ऑल क्या एवरेज स्पीड रही होगी इतने ड्यूरेशन में, है ना, आप निकालते हो उसको। इंस्टेंटेनियस होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, अगर मैं पूछूं कि इस टाइम पीरियड पे एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रिएक्शन का रेट क्या चल रहा है, वो इंस्टेंटेनियस है। तो ये और छोटा टाइम इंटरवल है। देखो जैसे मान लो ये एक जनरल रिएक्शन लिखी, तो एवरेज रेट इज माइनस डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट के लिए माइनस है, ये प्रोडक्ट है जिसके लिए प्लस है ना। डेल्टा से हमने इनको दिखाया चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, इंस्टेंटेनियस आप एक इंस्टेंट की बात करते हो, तो यहाँ पे जो डेल्टा टी था ना आपका, इधर जो लिखा था, ये डेल्टा टी अप्रोच करता है 0, मतलब टाइम जो डिफरेंस है, जो टाइम का डिफरेंस है जिसमें मेजर करे थे, वो ऑलमोस्ट 0 हो चुका, क्योंकि हम इंस्टेंट रेट की बात करें कि एक इंस्टेंट पे कितना रेट है ना। डेल्टा टी अप्रोचेस 0, तो यहाँ पे आप इस डेल्टा को ना और मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में ला सकते हो, और छोटे लाइक मेजरमेंट हम कर रहे हैं वैल्यू पे। सो माइनस डी आर बाई डी टी फॉर द रिएक्टेंट की कम हो रही है, और प्लस डी पी बाई डी टी प्रोडक्ट फॉर्मेशन की। आसान है बात। ओके इसके अलावा देखो एक और चीज यहाँ पर, कि अगर मैं ऐसे लिखूं इंस्टेंटेनियस रेट डीसी बाई डी लिख लूं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये रिएक्टेंट का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है ना। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये स्लोप ही तो होता है। अगर आप ग्राफ बनाओगे C वर्सेस T का, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का अगर आप प्लॉट बनाते हो, तो उसका उस ग्राफ का जो स्लोप आएगा ना, वो आपका इंस्टेंटेनियस रेट होता है। C वर्सेस T का अगर आप प्लॉट है ना बनाते हो, ग्राफ प्लॉट करते हो, तो उस ग्राफ में उस लाइन का जो स्लोप होगा ना, वही आपका इंस्टेंटेनियस रेट होता है, बिकॉज इट्स डीसी बाई डी भाई वही तो होता है स्लोप, है ना। dy बाई dx नहीं करते होते आप, है ना, वैसे करते हो स्लोप के लिए, वही है। द नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन, क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। हम कैसे लिखेंगे किसी रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन को, तो ध्यान देना ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लेते हैं ब्लू कलर, एक रिएक्शन है, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया है, मुझे रेट लिखना है। देखो जब आप रेट का एक्सप्रेशन करते हो, तो हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं रिएक्टेंट ए, ठीक है। तो मुझे पता है क्या होगा, यहाँ पर जो ए है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी टाइम के साथ, है ना। तो ये मैं नेगेटिव से दिखा सकती हूँ, माइनस डी बाई डी टी,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो जब आप रेट का एक्सप्रेशन लिखते हो तो आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं ना वो डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिखूंगी, माइनस तो था ही है, इसका कोफिशिएंट भी लगाऊंगी 1/a डिनोमिनेटर में माइनस, है ना। तो a के रिस्पेक्ट में -1/a da/dt इज द रेट, ठीक है। ऐसे ही आई कैन कंटिन्यू b के लिए भी -1 उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है b, और उसके बाद dB/dt उसकी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो भी हुई होगी, है ना। तो रिएक्टेंस से तो हमने नेगेटिव का साइन दिखाया, अब ये चीज आप प्रोडक्ट के लिए करोगे, है ना। प्रोडक्ट के लिए प्लस का साइन आएगा, +1/c, कलर सेम रख लेते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। एंड देन अगेन द लास्ट वन इज द q के लिए भी ऐसे ही लिख लोगे ना भाई सब लोग, ये आप ऐसे एक्सप्रेशन करते हो, राइट। ये आपका तरीका है, ये होगा dq/dt, यहाँ पे प्लस आएगा नॉट माइनस, हाँ देखो वो दिख नहीं रहा ना, dq/dt लिखा है वहां पर हमने, ओके। सो देखना रेट का एक्सप्रेशन रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में नेगेटिव साइन है, प्रोडक्ट्स में आपका पॉजिटिव है ना, उनकी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और नीचे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा, राइट। कभी कभी सवाल में आप एक शब्द देखोगे रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, है ना। जैसे न्यूमेरिकल होगा, पूछ सकता है रिएक्शन है, ये कुछ वैल्यूज देगा, पूछेगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P बताओ, है ना। तो कहीं भी अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस देखो, है ना, तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे मुझे लिखना है रेट ऑफ अपीयरेंस, अगर आपको रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना है, अपीयरेंस किसका हुआ होगा, प्रोडक्ट का, रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट के लिए डिफाइन होता है, तो उसको अगर मुझे इसके लिए लिखना है वो होगा +dT/dt, ठीक है। ऐसे जब आप रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस बताते हो ना, उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं रखना होता, उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं रखते, तो ये अगर ये चीज निकालोगे, ये रेट ऑफ अपीयरेंस है P का, ठीक है। ऐसे dq/dt रेट ऑफ अपीयरेंस है किसका, Q का, राइट। ये Q के लिए भी लिख सकते हो, और मान लो मुझे डिसअपीयरेंस लिखना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लेट्स से वी आर राइटिंग फॉर ए, तो इसमें -da/dt आएगा, इसमें भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लेना आपको, है ना, सिर्फ -da/dt उसका रेट है डिसअपीयरेंस का, ओके जी, इजी है। यस, ऐसे ही बी के लिए होगा -dB/dt, ठीक है। चले आगे, तो ये कैसे रेट लिखना ये देख लो, ध्यान रखना, ओके। कुछ फैक्टर्स जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में आप ले सकते हो एक तो फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट की, है ना। आपके रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। जनरली आपको पता है रेट ज्यादा होगा गैसेस के केस में, क्यों, क्योंकि गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस काफी कम है ना, तो उस केस में रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। अगर दूसरी चीज आप साइज देखो, है ना, साइज देखोगे ना रिएक्टेंट पार्टिकल का, तो जितना कम साइज होगा पार्टिकल्स का उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया होगा, है ना, और ज्यादा सरफेस एरिया मतलब रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया, है ना। छोटे छोटे पार्टिकल्स है, सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बढ़ा, रिएक्शन का रेट फास्ट होता है। तो जब भी मान लो आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, जिंक सॉलिड आपने लिया, है ना, जिंक सॉलिड, जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए, मान लो एक रिएक्शन की आपने जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए, है ना, और एक केस में आपने जिंक का डस्ट लिया है और रिएक्शन करा दी मान लो एसिड के साथ, है ना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो रिएक्शन कहाँ फास्ट होगी भाई, डस्ट में, क्योंकि जिंक डस्ट इज मोर पाउडरी फॉर्म, इट्स मोर लाइक पाउडरी फॉर्म, इसमें पार्टिकल साइज और छोटा है। ग्रेन्यूल्स में तो फिर भी पीसेस हैं, ग्रेन्यूल्स में तो फिर भी आपको जिंक के टुकड़े मिलेंगे छोटे छोटे, बट यहाँ पे तो बिल्कुल आपने पाउडरी डस्ट फॉर्म ले ली, है ना, तो पार्टिकल्स का साइज छोटा है, तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन हाइड्रोजन गैस का जो होता है ना वो ज्यादा होता है ना, रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होती है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ द साइज बेसिकली, ठीक है। इरेज कर लेते हैं इसको, हाँ, तो ये साइज वाला पॉइंट था। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखो, अच्छा ये हर जगह 1 1 1 लिखा हुआ है भाई, इस 1 को 2 कर लेना तुम लोग, 2 3 4 एंड 5, ठीक है।
ध्यान देना प्लीज। हाँ, नेचर ऑफ रिएक्शन हो गया, रिएक्टेंस हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। भाई अगर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंस की ज्यादा लोगे है ना, तो जाहिर सी बात है रेट भी ज्यादा मिलेगा, यहाँ पर रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे कोलिजन थ्योरी में, अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्टेंट्स में ज्यादा कोलिजन होंगे है ना, तो वहां पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट बढ़ जाता है। रादर इफेक्टिव कोलिजन्स हम कंसिडर करते हैं, जो ज्यादा प्रिसाइज वर्ड है। प्रेशर गैसेस के लिए बढ़ाने पे रेट को इंक्रीज होते हुए देखा गया है, ठीक है। कैटालिस्ट, पॉजिटिव कैटालिस्ट होगा तो रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकता है, नेगेटिव होगा तो घटा देगा है ना। और देन वी हैव टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे भी रिएक्शन का रेट बढ़ता हुआ नजर आया। ये कुछ जेनरिक फैक्टर्स हैं छोटे मोटे जिन पे रिएक्शन का रेट जो है डिपेंड करता है। ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, ये पॉइंट देख लो एक बार, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस है ना। सो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट तो सिंपल ही होगी ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम था, तो कॉन्सेंट्रेशन का क्या, मोल पर लीटर या फिर मोलैरिटी ले सकते हो है ना, मोलैरिटी भी रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, तो वो आपको पता है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम इनवर्स, मतलब अगर सेकंड है तो सेकंड इनवर्स है ना। अगर मान लो यही चीज आप गैसेस के लिए लिख रहे हो, तो गैसेस में आपको पता है प्रेशर का चेंज विद टाइम है ना, तो वी कैन से एटमॉस्फेयर में है प्रेशर और ये सेकंड में होगा तो एटमॉस्फेयर पर सेकंड, बार पर सेकंड है ना, ऐसे डिफाइन कर सकते हो। तो ये H नेगेटिव क्या भाई, ये R है घंटा, तो डिपेंडिंग ऑन उसमें क्या दिया है कर सकते हैं है ना। चलिए ये सारे पॉइंट्स हम कर चुके हैं। अब देखो लॉ ऑफ मास एक्शन, तो व्हाट एग्जैक्टली लॉ ऑफ मास एक्शन, मैं ऐसे मैम घूम गई पूरा हाँ, सो लॉ ऑफ मास एक्शन एक्चुअली, अब आप जो रेट बोल रहे हो इतनी देर से है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट को एक्सप्रेस करने के तरीके क्या है, रेट लॉ के एक्सप्रेशंस क्या है, तो वो दो तरीके से यहाँ पर डिफाइन है। रेट लॉ एक्सप्रेशंस है ना, रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हम पढ़ते हैं। पहला है लॉ ऑफ मास एक्शन जो बताता है जो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है रेट लॉ जो हमारे काम का होता है, राइट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, पढ़ते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि भाई कोई भी रिएक्शन आपने करी है ना, उसका रेट अगर आपको देना है तो उसका जो रेट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स है ना। एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास वो मास होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे मैंने बोला एक्टिव मास ऑफ ए, तो वो मास मतलब जितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आप बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ही मान लो इसको, अगर एक्वस सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हो। जब हम एक्वस सॉल्यूशन के एक्टिव मास की बात करते हैं तो हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं, गैसेस के लिए हम प्रेशर यूज करते हैं, ठीक है, और लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए हम यूनिटी मानते हैं, ऐसा करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन लिख लो है ना। तो लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो, यहाँ ए है, ए की कॉन्सेंट्रेशन, रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो चढ़ा दो ऊपर कर दिया। ऐसे ही बी की कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास है ना, रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बी, ये बोला इसने है ना। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या बोलोगे मैम, सुनने में तो सही लग रहा है, गड़बड़ इसमें ये है कि ये जो ए और बी इसने बताया स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में, ये हमेशा ऐसा नहीं होता रेट के एक्सप्रेशन में है ना। ये ए बी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सिर्फ उन्हीं केसेस में होते हैं जब आपकी रिएक्शन का थ्योरेटिकल रेट और एक्सपेरिमेंटल रेट बराबर होता है। ये तभी अप्लाई होता है भाई जिन रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रेट बराबर आता है। अगर रिएक्शन का ये बराबर नहीं आया, इधर कट रहा है ना ये वाला पार्ट थोड़ा, अगर मान लो ये बराबर नहीं आता एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रेट, तो उसके केस में हमें ये अप्लाई नहीं कर पाते हमें से। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मनगढ़ंत कहानियां एक तरह से है ना, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है इसका, ठीक है। तो ये अच्छा है, ये हम इसको यूज करते हैं रेट लॉ। रेट लॉ बोलता है कि भाई देखो अगर आपने एक रिएक्शन की, उसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर नॉट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, रेज टू द पावर एक ऐसा नंबर होगा जो हम एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे जिसको ऑर्डर बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ए के रिस्पेक्ट में एक्स और वाई यूज किया, यहाँ ए छोटू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिए हैं यहाँ पर है ना। सो देखो ईच टर्म रेज टू द पावर और एक्सपोनेंट दैट हैज टू बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली। तो ये जो एक्स है ये एक्स है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर है रिएक्शन का किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में है ना, ए रिएक्टेंट के, और y क्या है, ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक है। अगर आप x और y का सम लोगे तो वो टोटल ऑर्डर रिएक्शन का बताता है। x प्लस वाई क्या है आपका टोटल
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये ऑर्डर हम एक्सपेरिमेंटली ही निकालते हैं। आई रिपीट, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली ही निकलेगा, ठीक है। आपका ऑर्डर रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर तब बनता है जब रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रेट बराबर होता है, ठीक है, वरना अलग होता है ये। चलिए, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब ये बहुत काम की चीज है भाई, इस फॉर्मूले को याद रखना है ना, बहुत प्यारा फॉर्मूला है, मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि ये काफी सवालों में आपकी हेल्प करता है, राइट। तो ये क्या बोल रहा है, कह रहा है यूज दिस जनरल फॉर्मूला अगर आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट पता है, तो वहां से समझ लो आपको रिएक्शन का ऑर्डर भी पता है। ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि सवाल देता है पेपर में, न्यूमेरिकल सॉल्व कराएगा, ऑर्डर नहीं बताएगा रिएक्शन का, तो आप ये लगाओगे और ऑर्डर खुद निकालोगे, ठीक है। यूनिट दे देगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा कि रेट कांस्टेंट ये है ना, और चीजें दे देगा, बोलेगा ये फाइंड आउट करो, ऑर्डर नहीं बताएगा, लेट्स से, है ना। तो ये काम आएगा आपको, इसको ध्यान में रखना। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे एन अगर 0 रखोगे तो 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट ये है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है सेकंड इनवर्स, है ना, मिनट इनवर्स, लाइक दैट। सेकंड इनवर्स दिखते ही आपको पता चल जाएगा, अरे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, राइट। चलिए, द नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म पहले, अब इस बेसिस पे रिएक्शन को पढ़ो। हमारे पास दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है। अब जो एलिमेंट्री रिएक्शंस है, ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो सिंगल स्टेप में हो जाती हैं पूरी, है ना, यहाँ पे कोई तामझाम नहीं होता। ये बोलते हैं भाई हम तो एक ही स्टेप में खत्म कर देंगे, है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन यहाँ अप्लाई होता है, लिखना ये बात ध्यान से, लॉ ऑफ मास एक्शन इज एप्लीकेबल ऑन दीज रिएक्शंस। अब इस बात का क्या मतलब है, लॉ ऑफ मास एक्शन इज एप्लीकेबल? इसका ये मतलब है कि भाई ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनका एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रेट बराबर आता है, बराबर आएगा। जैसे देखो, जैसे मान लो मैं एक सिंपल रिएक्शन लिखती हूँ यहाँ पर, A प्लस 2B ने प्रोडक्ट दिया, ठीक है। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में हो जाएगी, लॉ ऑफ मास एक्शन लगेगा, मतलब इसका रेट मैं लिख दूं ऐसे, रेट कांस्टेंट A रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना, B की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, अगर ये एक्वस है, ठीक है, मैंने इनको एक्वस माना है, ओके। अब देखो, ये मैंने लिख दिया रेट एक्सप्रेशन, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन लग रहा था, एलिमेंट्री रिएक्शन थी। तो अगर आप इस रिएक्शन का, ये क्या थ्योरेटिकल रेट, अगर आप एक्सपेरिमेंटल रेट भी निकालोगे ना, इसका एक्सपेरिमेंटल रेट, है ना, आपने निकाला, वो आया के A की पावर अल्फा, B की पावर बीटा, तो अल्फा बीटा ऑर्डर है, तो इनके ये दोनों रेट्स बराबर आते हैं, थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल रेट बराबर होगा इनका। अगर दोनों रेट बराबर है तो आप कंपेयर कर सकते हो, अल्फा की वैल्यू 1 होगी, है ना, और बीटा की वैल्यू 2 होगी। क्यों बोला मैंने ऐसा, क्योंकि इन रिएक्शंस का थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रेट बराबर आता है, ठीक है। तो ये आपकी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शंस, एक स्टेप में पूरी हो जाती है, लॉ ऑफ मास एक्शन को ओबे करती है, सीधी सादी रिएक्शन है, हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है अभी, ठीक है। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाला पार्ट। ये देखो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मैकेनिज्म के क्वेश्चन आप देख लेते हो, पहले काफी पूछते थे, अब तो नहीं आते हैं इतने। ये पूछता है दोज रिएक्शंस जिसमें मल्टीपल स्टेप्स होंगे, है ना, ये एक बार में पूरी नहीं होती, मल्टीपल स्टेप्स में होंगी। इन रिएक्शंस के लिए मैकेनिज्म प्रपोज किया जाता है, जो आपको याद नहीं करना, मैकेनिज्म सवाल में दिया हुआ होगा, सो घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये बात ध्यान रखना, जितने इनके स्टेप्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो इंडिविजुअल स्टेप्स है ना, वो सारे स्टेप्स एलिमेंट्री होते हैं, यस, ठीक है। फिर से सुनो, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आर एलिमेंट्री। लिख लें इस बात को, शॉर्टकट में लिख लो, इनके जो स्टेप्स होते हैं वो इंडिविजुअल स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, मतलब इंडिविजुअल स्टेप अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन लग सकता है, वही लग सकता है ना। टेंशन मत लो, मैम पानी ही पी रही है, बस चाय भी नहीं पी रही मैं। चलो देखो, पानी इंपॉर्टेंट है भाई, हाइड्रेट रहो तुम लोग भी, ठीक है, पीते रहो पानी। हाँ, ये कुछ बातें लिखी हैं जो अभी मत रीड करो, मैं समझाती हूँ आपको, ज्यादा अंग्रेजी हो जाएगी वरना, इतनी अंग्रेजी मैम। समझाती हूँ कैसे निकालते होते हैं मैकेनिज्म, जब आपको रिएक्शन का दिया, आपको रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखना है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है, जैसे मान लो ये सवाल है, ठीक है, सवाल में आपको एक रिएक्शन दिया, ये रिएक्शन का उसने बोला है कि एक्सपेरिमेंटल रेट ये है,
फिर क्या हमसे पूछना चाहते हो भाई, तुम्हें रेट तो पता है, हमारे पास क्यों आए हो? नहीं, वो बोल रहे हैं नहीं भाई हम आएंगे, हम आपको मैकेनिज्म देते हैं रिएक्शन का। ये क्या दिया है? मैकेनिज्म, है ना, हमसे पूछा है इसके लिए रेट एक्सप्रेशन निकालो जरा मैकेनिज्म के थ्रू, थ्योरेटिकल निकाल सकते हो, चलो निकालते हैं। अब पहली बात सुनो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जब भी देखोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करते हो ये चीज, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा स्लो स्टेप होता है। ओके तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म में देखो ये दूसरा स्टेप स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, आरडीएस लिख दी है ये बात, यहाँ पे नोट्स में लिख दी है, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो तो अगर मुझे रेट लिखना है इस रिएक्शन का, यहाँ पे लिख लेते हैं, वो रेट किसके बराबर होगा? के मैंने रेट कांस्टेंट मान लिया। स्लो स्टेप में देखूंगी, स्लो स्टेप में कौन है रिएक्टेंट? N2O2, N2O2 की कॉन्सेंट्रेशन, ओके, और देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी आएगा, तो मैंने रेट एक्सप्रेशन लिख दिया। हो सकता है पेपर में पहला ऑप्शन ही ये दे रखा हो, तो इतना जल्दीबाजी मत करना, और इतना आसान सवाल हो गया है तो नहीं। देखो सेकंड चीज क्या आपको ध्यान में रखनी होती है, जब भी आप रेट का एक्सप्रेशन लिखते हो ना, तो कोई ऐसी स्पीशीज नहीं आनी चाहिए रेट एक्सप्रेशन में जो इंटरमीडिएट होती है। मतलब मैम ये क्या बोला, समझ नहीं आया। जैसे देखो ये आपकी मेन रिएक्शन है, मेन रिएक्शन के अलावा मैकेनिज्म में कोई और, देखो N2O2, क्या ये मेन रिएक्शन में है? नहीं, मतलब ये इंटरमीडिएट है, ये ऐसी स्पीशीज है जो बीच में बनी रिएक्शन में बीच में ही खत्म भी हो चुकी होगी, है ना, आपको फाइनल रिएक्शन में नहीं मिली, देखो यहाँ भी नहीं है, नहीं मिली ना, तो N2O2 या N2O, क्या N2O दिख रहा है आपको मेन रिएक्शन में? बताओ N2O है क्या भाई? मुझे तो नहीं दिख रहा। तो ऐसी स्पीशीज इंटरमीडिएट्स हैं जो आपकी मेन रिएक्शन में नहीं है और बीच में बन के कैंसिल आउट हो चुकी होंगी, तो ऐसी कोई टर्म रेट एक्सप्रेशन में नहीं आनी चाहिए। ये रूल भी लिख दिया है यहाँ पे, ये जो अंग्रेजी है ना यहाँ पर ये वाली, तो ये वही है जो मैम ने आपको बताया है ना, मस्ट बी फ्री फ्रॉम द इंटरमीडिएट, राइट, जो भी रेट लॉ का एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ पे मतलब मुझे N2O2 हटाना पड़ेगा। अब N2O2 की कॉन्सेंट्रेशन हटाने के लिए ऐसे कांटा थोड़ी मार सकते हो मैम हटा देंगे ऐसे करके, नहीं भाई, मैकेनिज्म से निकालनी पड़ेगी वैल्यू, राइट। तो मैं क्या करूंगी, N2O2 को देखूंगी, यहाँ पे देखो आपकी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, है ना, कहाँ पे नजर आ रहा है? ये रहा N2O2 यहाँ पर है, तो इसके हेल्प से मैं इसकी वैल्यू लिख सकती हूँ। आपको पता है इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन का बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर होता है, तो उसका एक्सप्रेशन लिख सकते हो आप, या फिर वरना सीधा ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही लिख लो, सीधा मैं तो कहती हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही लिख लिया करो, आसान हो जाता है ना। आपको लिखना भी आता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन N2O2, ओके, रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ऐसे नहीं करना तो रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को बराबर कर दो, ऐसे ही एक्सप्रेशन निकल जाएगा, मतलब KF बाई KB, है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड का, उससे भी यही निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से मुझे N2O2 मिल गया, देखो N2O2 की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई, यहाँ से क्या बनेगी, इस NO को उधर ले जाओ, है ना, तो डायरेक्ट वहां पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ भाई, ये स्टेप कर लेना। तो क्या बनेगा रेट का एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट के, N2O2 की कॉन्सेंट्रेशन यहां से उठाऊं तो K इक्विलिब्रियम इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर और हाइड्रोजन एज इट इज। मैंने देखो N2O2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे। अब ये देखो K इंटू K इक्विलिब्रियम, एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन, नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सॉरी, एक नया रेट कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। लेट्स से K डैश, एक नया रेट कांस्टेंट K डैश मैंने लिख दिया, NO की कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन, सही है ये बात, ये आपका आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन कोई मैच कर रहा होगा आप उसको मार्क कर सकते हैं। कर पाओगे मैकेनिज्म के सवाल, कर पाओगे, यही 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना। मॉलिक्यूलैरिटी बोलता है कि भाई देखो टोटल नंबर जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयोन्स जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, वही हम बताते हैं। क्या है, फिर से पढ़ो, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयोन्स, यानी कोई भी रिएक्टिंग स्पीशीज जो किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन की जाती है। पहली बात तो ये है ना, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही हम इसकी बात करेंगे। इसका मतलब होता है
कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज साइमल्टेनियसली कोलाइड करती हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए? मॉलिक्यूलैरिटी होता है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, क्या? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगी। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो नंबर ऑफ, क्योंकि ये वाली डेफिनेशन समझनी आसान होती है थोड़ी, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज व्हिच कोलाइड साइमल्टेनियसली, जो एक साथ कोलाइड करती हैं साइमल्टेनियसली, मतलब टुगेदर। जैसे जिफ है, ये जिफ देखो, इसमें पता चल रहा है एबीसी साइमल्टेनियसली आ रहे हैं, है ना। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज व्हिच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू फॉर्म प्रोडक्ट, क्या करने के लिए भाई? प्रोडक्ट बनाने के लिए, है ना। यही आपकी मॉलिक्यूलैरिटी होता है जो हम एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जो है डिफाइन करते हैं। तो आपको कई तरीके की रिएक्शंस दिखते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर जहां मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगा, यूनि में 1 होगा, और ट्राइमॉलिक्यूलर, इसके ऊपर नहीं दिखती आपको यूजुअली, ठीक है, इससे ऊपर नहीं दिखती हैं यूजुअली। तो दैट्स व्हाट, एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। जैसे देखो N2O4 है हमारे पास, ये देगा NO2, तो यहाँ पर देखो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, ये यूनिमॉलिक्यूलर है ना। एग्जांपल मत याद है, दिख रहा है आपको, यूनिमॉलिक्यूलर है, सिंपल एक N2O4 दिख रहा है ना। यस, ऐसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड का ब्रेकडाउन अगर लोगे वो लिख लेना, बाइमॉलिक्यूलर होगे लिखना चाहो, हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स अगर आप लोगे तो ब्रेक करेगा हाइड्रोजन और आयोडीन में, ठीक है। तो इधर ये वाली जो रिएक्शन है वो आपकी बाइमॉलिक्यूलर है। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलैरिटी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। देखो जरा, मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा आपको नहीं दिखेंगी, क्यों? क्योंकि देखो पॉसिबल नहीं हो पाता 3 से ज्यादा साइमल्टेनियसली हम कोलिजन की बात कर रहे हैं, है ना, जब आपकी रिएक्टिंग स्पीशीज एक साथ आके टकरा के प्रोडक्ट बनाती है। अब 3 से ज्यादा के संभावना कम हो जाती है साथ में आके साइमल्टेनियसली कोलाइड करना, इसीलिए तो 3 से ज्यादा की तो हम रेयरली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी इंटीजर हो सकता है, बट कभी भी 0 नेगेटिव फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, बट ऑर्डर हो सकता है ना। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी का डिफरेंस कभी दिया हो तो वो भी कर सकते हो आप पेपर में, है ना, पूछ लेता है। तो ऑर्डर तो आप देखो सबके लिए, एलिमेंट्री, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सबके लिए ऑर्डर डिफाइन होता है, मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ एलिमेंट्री के लिए डिफाइन होती है ना। डेफिनेशन बिल्कुल अलग है, वो भी दे सकते हो। ये देखो, ये तो नेगेटिव 0 फ्रैक्शनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी है कितने मॉलिक्यूल्स आकर साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, है ना। सो उस केस में नेगेटिव तो कैसे ही होंगे, रिएक्टेंट्स नेगेटिव नहीं होंगे, राइट। लिखा है ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन पे लगता है। तो अभी की अभी मैम को जल्दी सी, अभी सब लोग करेंगे, अगर आप सेशन देख रहे हो ईमानदारी से, है ना, तो आप लोग इसका आंसर दे दोगे अभी। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए, ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलैरिटी। नाउ सिर्फ एक पॉइंट बता दो, एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बता दो, पूरा तो जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया आपको सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो देखना प्लीज इसे, राइट। चलिए अब यहाँ से हम मेन चीज देखते हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन। भाई पेपर में फर्स्ट ऑर्डर से 0 ऑर्डर से सवाल आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर से तो बहुत ज्यादा आते हैं। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन में क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, आपको यहाँ पर एक तो जो इंटीग्रेटेड लॉ एक्सप्रेशन होगा ना, उसकी डेरिवेशन एज सच करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम, स्कूल एग्जाम में तो देखो डेरिवेशन पूछते हैं, वरना कॉम्पिटिशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल एक्सप्रेशन, और उसको समझना कि कॉन्सेंट्रेशन, वो जब क्वेश्चंस में ऐसी टर्म देता है ना कि मैंने कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की रिड्यूस कर दी, हाफ कर दी, वो सब करके कॉन्सेंट्रेशन का चेंज आपको पकड़ना आना चाहिए, प्लस ग्राफ्स प्लॉट करने आने चाहिए, है ना। और रेट का डिपेंडेंस कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट पे हो रहा है या नहीं हो रहा, हाफ लाइफ पीरियड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आते हैं। तो हालांकि डेरिवेशन भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। तो ये वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। जैसे मान लो एक रिएक्शन है, n मोल्स ऑफ A ने B बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज, अगर मान लो मुझे इसका रेट लिखना है रिएक्शन का, तो रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर इसका ऑर्डर। अब ये कैसी ऑर्डर है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो मुझे पता है इसका ऑर्डर क्या है, 0 है, तो इसको 0 रख दिया मैंने, रख सकती हूँ, हाँ। तो यहाँ पे रेट क्या होगा, रेट कांस्टेंट के बराबर होगा, क्योंकि कोई नंबर रेज टू पावर 0 तो 1 होता है, ये तो 1 बन गया। तो यहाँ पर देखो रेट के एक्सप्रेशन में क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आया,
नहीं, इसीलिए वो डिफाइन किया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट होता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, जीरो ऑर्डर में। ठीक है, अब ध्यान देना जरा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का, आप फाइनल एक्सप्रेशन ध्यान में रखें प्लीज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने डेरिवेशन अटैच कर दी ताकि सारे नोट्स आपके क्लियर हो, डेरिवेशन दिखा भी देती हूँ, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देखो ये तो रेट का एक एक्सप्रेशन आप अभी पीछे लिख कर आए हो, रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू द पावर 0, और ये इंस्टेंटेनियस रेट में लिखना सिखाया था, माइनस डी बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो यहां से क्या होगा, ये ए नॉट वाली टर्म तो जीरो हो गई, सो माइनस डी ए, डी टी को उधर ले गए, फिर इंटीग्रेशन कर दिया, नॉर्मल इंटीग्रेशन किया है, डी ए का इंटीग्रेशन तो ए ही आएगा ना भाई, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स आता है, पता है ना आपको, वही है, लिमिट लगाई ए नॉट से ए टी, ए नॉट आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ए की, और ए टी है कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है, कर दिया है इसको इंटीग्रेट, टाइम की लिमिट देखो 0 से t, ठीक है, और ये एक्सप्रेशन निकल गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना इस डेरिवेशन में। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान दो जरा, सो कॉन्सेंट्रेशन ए टी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t, है ना, जब रिएक्शन कुछ प्रोसीड हो चुका हो, कुछ प्रोडक्ट बन चुके होंगे, कुछ पार्ट ए का टूट के प्रोडक्ट बन चुका है, इज इक्वल टू माइनस के टी, के रेट कांस्टेंट है, टी आपका टाइम है, ए नॉट आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है जहां से शुरू किया था, राइट। यहाँ पे आपका के की वैल्यू निकाल सकते हो, फिर तो कैसे ही घुमा लो इस फॉर्मूले को। ठीक है, सही बात है। हाफ लाइफ पीरियड देखते हैं अब इसके लिए। यस, हाँ जी, चलिए, ये हाफ लाइफ पीरियड है। अब हाफ लाइफ पीरियड क्या है, ये वो टाइम पीरियड है जब आपकी जो रिएक्शन है ना उसमें 50% आपके रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो चुके हैं, आधी रिएक्शन खत्म हो चुके हैं, राइट। सो इट्स लाइक आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आधा टाइम निकल चुका है तो अभी भी करोगे, अभी आधा टाइम तो है ना। तो वही चीज है, जो पानी का ग्लास है वो आधा भरा है या आधा खाली, हाउ यू सी इट, आधा भरा है या आधा खाली, आप कैसे देखते हो उसको। तो अभी एग्जाम की तैयारी करते रहो, टाइम है आपके पास, है ना, अभी भी सारे चैप्टर्स को अच्छे से कर लोगे तो कुछ मतलब नुकसान नहीं होगा, राइट। तो अच्छे से करते रहो। सो एनीवे, टाइम है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की रिड्यूस हो जाएगी हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर वैल्यू उसी फॉर्मूले के अंदर, ये जो आपने एक्सप्रेशन देखा इसी में टाइम टी तो टी हाफ रख दिया हमने, और कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी ए नॉट बाई टू, इनिशियल की आधी हो चुकी होगी, तो ये पुट करोगे, यहाँ से टी हाफ का फॉर्मूला आ जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेट कॉन्स्टेंट। आसान है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, है ना। और एक रिएक्शन की ना इनफाइनाइट हाफ लाइव्स हो सकती हैं, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान में रखें। आसान है, हाँ। देखो एक चीज सुनो, प्लॉट पूछ सकता है हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट बनाओ, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। तो आपको दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगली स्लाइड पे देखो ग्राफ है, ग्राफ दिखा रही हूँ, ये रहा, ये तो अभी करके आए हो, हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का क्या था, सीधा, इसलिए स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, दिख रहा है आपको। पूछता है ये ट्रू फॉल्स टाइप, लाइक यू नो मल्टीपल करेक्ट में पूछ सकता है ऐसे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। और ये देखो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, और टाइम का अगर मैं प्लॉट करती हूँ, इट्स लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस सी आप करते हो, है ना। यहाँ से कंपेयर भी करोगे तो स्लोप क्या है, माइनस के, isn't it? नेगेटिव नहीं है यहाँ स्लोप, अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या होगा, जब भी y इज इक्वल टू mx प्लस सी का हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, अब वो स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा वो डिपेंड करता है आपके स्लोप के ऊपर। अब यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है तो मतलब डिक्लाइनिंग होगा ऐसे, है ना, नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन है, ढलान में, नेगेटिव स्लोप हमेशा ढलान में होते हैं। ओके, चलिए, द नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना अपना, जीरो ऑर्डर का, और प्लॉट भी कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लो, यहाँ से सवाल आते हैं भाई। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शंस जिनमें रेट रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, जैसे यहाँ पे वही रिएक्शन Na जनरल फॉर्म ने प्रोडक्ट बनाया, है ना। तो रेट का एक्सप्रेशन मैं लिखूं, रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू द पावर 1, क्योंकि ऑर्डर 1 है तो डायरेक्टली ही तो रिलेटेड है कॉन्सेंट्रेशन से। जीरो ऑर्डर का जो रेट था ना वो इंडिपेंडेंट था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। पूछे स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स पढ़नी बहुत जरूरी है, राइट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनके, याद नहीं करने रिएक्शंस के। हाँ, रेडियो एक्टिव डीके इंपॉर्टेंट होता है, इनफैक्ट जो आप अलग से न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ते हो, है ना, उसमें सारे आप फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले तो लगाते हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, ओके।
चलिए, तो यहाँ पर भी देखो इसका इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे डिराइव हुआ है, वैसे ही आपने उसका जैसे इंस्टेंटेनियस रेट और आपका ये रेट पीछे लिखा है, इसको इक्वेट कर दिया, ए वाली टर्म्स को एक तरफ ले दिया है ना, और के डी टी एक तरफ ले लिया, इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ, लिमिट लगाई ए नॉट से ए टी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से एट टाइम टी, ठीक है, यहाँ पे लिमिट लगी 0 से टी, राइट। इसका इंटीग्रेशन पता है dx बाय x का ln x होता है ना, तो वही क्या है, dA बाय a का इंटीग्रेशन अगर करोगे ln a आएगा, लिमिट एक्सपैंड कर दिया मैंने, ये एक्सप्रेशन आया मेरे पास, पहला एक्सप्रेशन ये है ना। इसके बाद अब मैं इसको लॉग की फॉर्म में भी ला सकती हूँ, है ना। सो लॉग की फॉर्म में अगर आप रेट कांस्टेंट लिखोगे, अगर ऊपर छोटा किया है तो इधर छोटा ही रखो ना, हाँ, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा लॉगरिथमिक फॉर्म में, है ना। लॉन को लॉग में तो बदल ही लेते हो भाई तुम, 2.303 log x, है ना, ln x को ऐसे लिख लेते हो 2.303 log x, वही कर रखा है इसमें, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है। तो ये आपकी लॉग की फॉर्म है, ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ए टी कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी है ना, जिसको कभी कभी कुछ फॉर्म में आप इसको इनिशियल को ए लिख सकते हो, इसको ए माइनस एक्स लिखा देखते हो किताबों में, तो घबरा मत जाना ए माइनस एक्स देखकर, राइट। ओके, तो हाफ लाइफ देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हाफ लाइफ के लिए क्या करेंगे, वही सेम चीज हम करेंगे कि जैसे हाफ रिएक्शन हो चुकी है ना, कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो चुकी है एज कम्पेयर टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो जो आपका टाइम है वो टी हाफ है ना, और ए माइनस एक्स आपकी ए हाफ, मतलब इनिशियल की आधी हो चुकी है। ए माइनस एक्स क्या है, वही जिसको आप ए टी लिख रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, वही है ना, कितनी हो चुकी है, हाफ हो चुकी है। तो इस अपने एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू डालोगे, कोई भी एक्सप्रेशन में अगर आप पुट करोगे तो लॉग वाले में लेंगे अगर हम, तो आपको टी हाफ मिलता है ना, एक्सप्रेशन 0.693 बाई के, ये क्या है, रेट कांस्टेंट। यहाँ पे बेहतरीन बात क्या नजर आई, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ है ना, वो आपके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता रिएक्टेंट की, जबकि फर्स्ट ऑर्डर से पहले जो किया था जीरो ऑर्डर का, याद करो, करता था, बिल्कुल करता था, स्ट्रेट लाइन का प्लॉट भी बनाया था। अब यहाँ पर अगर इसका टी हाफ और के का प्लॉट बनाना है तो ऐसा प्लॉट दिखेगा, आगे बनाएंगे इसको, है ना, तो वैसा होगा। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन देखो मैं कराती हूँ, ऐसे सवाल पूछ लेता है पेपर में कि शो करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 75% कंप्लीशन रिएक्शन के लिए जो हमें टाइम चाहिए वो ट्वाइस है टू द 50% कंप्लीशन के लिए, है ना। तो आप अपना एक्सप्रेशन यूज कर लो, टाइम लेट्स से 75% कंप्लीशन की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो कितना होगा, रेट कांस्टेंट 2.303 बाय रेट कांस्टेंट इनटू लॉग ऑफ ए इनिशियल, है ना, a माइनस एक्स एट टाइम t, जितनी बची होगी। अब देखो रिएक्शन 75% कंप्लीट हो चुकी है, तो मान लो अपना जो a है वो 100 था, है ना। a को अगर हम मान के चले कि भाई a की जो वैल्यू है वो 100 के बराबर है, ठीक है, 75% कंप्लीशन हो गया, 100 में से 75 तो जा चुका है, तो कितना बचेगा, 100 माइनस, बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो भाई, 100 माइनस 75 ना, 75% कंप्लीट हो चुकी है, तो a माइनस एक्स क्या बनेगा, 100 माइनस 25, है ना, यानी कि कितना बचा, 100 सॉरी 100 माइनस 75, सॉरी 100 माइनस 75 तो हो चुकी है, मतलब, है ना, 75% कंप्लीट हो चुके हैं, तो 100 में से 75 गया, 25 बचेगा, है ना। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2.303 बाई के इंटू लॉग 100 बाई 25, लिख लोगे। ये क्या किया, फिर से देख लो, जब मैंने बोला रिएक्शन 75% कंप्लीट हो चुकी है, तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंस की कितनी बचेगी टाइम टी पे, 75 तो जा चुकी, 100 में से 75 घटा दो, 25 बचेगा, है ना, जो कि यहाँ से करेंगे सॉल्व 4 आएगा, है ना। लॉग 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2.303 बाई के इंटू लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, फिर वो जो स्क्वायर है वो आगे आ सकता है एज कोफिशिएंट, है ना, लॉग का फंक्शन है ये, तो इसको मैं कोफिशिएंट में लाकर लिख रही हूँ यहाँ पे पहले, ठीक है। मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर जो था उसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब ऐसे ही आप करो 50% कंप्लीशन के लिए, इधर विजिबल होगा, 50% कंप्लीशन के लिए क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, 2.303 बाई के इंटू लॉग 100 में से 50 गया, 50 रहेगा, 100 माइनस 50 यानी 50 बचा, तो ये क्या आएगा, 2.303 बाई के लॉग 2, ये log 2 आएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या है, दिस इज योर t 50%, राइट, t 50% है। अब ये देखो यहाँ पे नजर आ रहा होगा, वही तो है t 50%, है ना, तो क्या मैं ऐसे बोलूं t 75% कंप्लीशन का इज ट्वाइस ऑफ 50%, बिल्कुल सही है, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो ऐसे सवाल पूछता है, ऐसे ही 99.9%, है ना, जीरो ऑर्डर की बात नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर की कर रहे हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99.9% आपकी हो चुकी होगी, है ना, तो इसका जो टाइम होगा ना 10 टाइम्स होता है हाफ लाइफ के। निकाल के देखना क्या ये बात सही है, बताओ क्या ये बात सही है भाई,
निकाल के बताओ क्या मैंने सही बोला। 99.9% कंप्लीशन का जो भी है ना आपका आएगा टाइम, वो 10 टाइम्स होगा हाफ का। ऐसे मतलब ऐसे जैसे 75% 50% का ट्वाइस था, ये चीजें थोड़ी याद रख लोगे ना, तो कभी कभी क्वेश्चन में ना ये ऑप्शंस भी देता है, फिर वहां पे पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता, बिल्कुल आपको याद रहता है हाँ इसका तो ट्वाइस था, मैंने प्रैक्टिस करी थी, लाइक दैट आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट इज रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इसको एक बार लिख लेना, रेट को प्रेशर की टर्म्स में कैसे लिखोगे, जैसे एक रिएक्शन है, मैंने रिएक्टेंट लिया, ये है ना गैसेस है, ये सी गैस, सही है। तो अब क्या करना है हमको, यहाँ पर जैसे इनिशियल प्रेशर मान लो पी नॉट है, दिस इज एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, ये बना नहीं है तो 0 है। ठीक है, मान लो टाइम टी पे कुछ इसका पी नॉट में से टूट गया x, है ना, इसका प्रेशर इतना हुआ कम और ये x बन गया है, राइट। तो यहाँ पे देखो अगर मैं टोटल प्रेशर लिखूंगी, टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, है ना, दैट वुड बी पी नॉट प्लस एक्स, पी नॉट प्लस एक्स होगा आपका टोटल प्रेशर, है ना। यहाँ से x की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू क्या आएगी, टोटल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। ठीक है, अब देखो ध्यान देना प्लीज, इस पे मैं लगाती हूँ अपना एक्सप्रेशन, है ना, रेट का एक्सप्रेशन लगाती हूँ, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट होगा फर्स्ट ऑर्डर का 2.303 बाई टी इंटू लॉग ऑफ गैसेस है, गैसेस के लिए कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे प्रेशर लेते हैं, इनिशियल प्रेशर कितना है पी नॉट, प्रेशर एट टाइम टी कितना है पी नॉट माइनस एक्स, है ना, तो यहाँ पे मुझे रखना चाहिए पी नॉट माइनस एक्स, बट मैं चाहती हूँ सारा एक्सप्रेशन अपना प्रेशर इसमें आ जाए टोटल और इनिशियल प्रेशर की फॉर्म में, तो मैं क्या करती हूँ एक्स की वैल्यू वो डाल देती हूँ पीटी माइनस पी नॉट, है ना। अगर आप एक्स की वैल्यू यहाँ पर डालते हो, ध्यान देना, वहां से उठाई पीटी माइनस पी नॉट, यस, तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इसको सॉल्व कर लो, दिस यहीं पे लिख ले, फाइनल एक्सप्रेशन यहीं पे लिख लेते हैं, है ना, दैट वुड बी 2 पी नॉट माइनस पीटी, ये 2 पी नॉट माइनस पीटी हो जाएगा, 2 पी नॉट माइनस पीटी। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया अगर आपने बात की है मतलब प्रेशर की टर्म्स में, है ना, पी नॉट इनिशियल प्रेशर है, पीटी टाइम टी पर था, राइट। ऐसे रट्टा नहीं लगाना किसी चीज का आपको, तो ग्राफ देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बना सकते हो, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, और ये लॉन वाला देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c से, फिर से देखो कि स्लोप नेगेटिव है, तो डिक्लाइनिंग होगा ग्राफ ऐसा नीचे की तरफ, और स्लोप होगा माइनस की। ग्राफ कोई और बनवाए तो इस एक्सप्रेशन को घुमा फिरा के बनवा सकता है, आप बना दोगे, है ना, तो बेसिक एक्सप्रेशन ध्यान में रखना थोड़ा सा, यू वुड बी एबल टू डू इट, राइट। चलिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कौन होती हैं, देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, वैसे स्यूडो रिएक्शंस का कभी आप नाम सुनते हो, स्यूडो मतलब फेक एक तरह से, है ना, तो स्यूडो ये ऐसी रिएक्शंस होती है जो अपीयर तो हाई ऑर्डर की होंगी बट एक्चुअली लो ऑर्डर की होती है, ना सिर्फ फर्स्ट की नहीं बात करी, कोई भी जैसे स्यूडो रिएक्शन आपको दिखते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कोई भी, वो लगेगी तो हाई ऑर्डर की बट एक्चुअली मिलेगी लो ऑर्डर की, जैसे मान लो एक रिएक्शन आपको सेकंड ऑर्डर लगी देखने में, है ना, तो आपको पता चला ये तो फर्स्ट ऑर्डर थी, अब आप सोचेंगे मैम ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा भी होता है ना, जैसे मान लो एक जनरल रिएक्शन मैंने लिखा कि ए और बी ने मिलकर प्रोडक्ट दिया, ए और बी ने मिलकर प्रोडक्ट दिया, मैंने एक रिएक्शन लिखी आपके पास, और मान लो कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन थी, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन बोलना मतलब उस पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगता है ना, मतलब रेट को मैं लिख सकती हूँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की मदद से, है ना, तो यहाँ पर ध्यान देना, मान लो बी हमने एक्सेस में लिया था, तो इसका जो रेट एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, रेट कांस्टेंट इनटू ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1 क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एलिमेंट्री है, मैंने बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, बी आपने एक्सेस में लिया हुआ है, तो बी की कंसंट्रेशन बदलने पे, अब ये तो वही बात हो गई, अंबानी के पास जो पैसा है उसमें से हमको अगर अंबानी मान लो 100 रुपए निकाल के देते, है ना, तो अंबानी ने अगर हमें 100 रुपए दे दिए तो अंबानी के पैसे में फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो इट्स लाइक अदर वे एग्जांपल आप ले सकते हो कि आप समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता ना, तो इट्स लाइक दैट, अगर मान लो बी का मैंने कुछ ऐड सबट्रैक्ट कुछ करते हो कंसंट्रेशन चेंज का, रेट पे असर नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये रेट कांस्टेंट और बी ये दोनों ही कांस्टेंट है, तो मान लो इसको मैं एक नया कांस्टेंट लिख लूं के डैश, किसको, के, और बी भी तो कांस्टेंट ही था ए। अब देखना जरा क्या ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं बन गई रिएक्शन, ये देखो यहाँ से देख के तो लग रहा था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी बट निकली फर्स्ट ऑर्डर, है ना, खुदा पहाड़ निकला चूहा, वो वाला केस है यहाँ पर, तो ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। अब आपके सिलेबस में एग्जांपल क्या है स्यूडो ऑर्डर का, एक देखो बहुत कॉमन एग्जांपल ऑर्गेनिक में भी करते हो, एस्टर हाइड्रोलिसिस, एस्टर हाइड्रोलिसिस किसमें, एसिडिक मीडियम में, ठीक है, एस्टर हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, रिएक्शन लिखना जरा इसकी, कोई एक एस्टर लिया मैंने, राइट, और ये मैंने हाइड्रोलिसिस किया मतलब पानी है वहां पर, राइट, और वाटर सॉल्वेंट की तरह है, तो बहुत ज्यादा एक्सेस में होगा, ये एसिडिक मीडियम है, H प्लस आयोन्स, है ना, तो यहाँ पे क्या बनता है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हो एसिड बनेगा, है ना,
और साथ में अल्कोहल बनेगा, यही तो बनाते हो बचपन से, C2H5OH, है ना। तो यहाँ पर देखो यही बनता है ना भाई प्रोडक्ट, देख लो एस्टर हाइड्रोलिसिस करोगे, है ना, एक एस्टर लिया, पानी एक्सेस में था तो एसिड और अल्कोहल बना। तो हम क्या चाहते हैं, हम रेट लिखना चाहते हैं। तो जब मैं रेट लिखने की कोशिश करती हूँ इसके लिए, तो के कॉन्सेंट्रेशन मान लो वाटर की, क्योंकि वो भी तो एक रिएक्टेंट है, और कॉन्सेंट्रेशन आपके एस्टर की। तो वाटर एक्सेस में है, तो एक्सेस में लेने की वजह से इसका चेंज नहीं आएगा, तो ये पूरा एक नया कांस्टेंट हो जाता है। तो रेट होगा सिर्फ और सिर्फ एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो आपने एक तरह से ले लिया इसको, क्या सेकेंड ऑर्डर लग रही थी, निकली फर्स्ट ऑर्डर, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्वर्जन केन शुगर का आप देखते हो, यहाँ भी सेम कहानी होती है, पानी एक्सेस में है ना। तो रेट का अगर एक्सप्रेशन लिखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, C12H22O11 आपकी केन शुगर के ऊपर, है ना, लाइक दैट। ओके चलिए अब एर्हीनियस इक्वेशन करते हैं। मेन चीजें थोड़ी सी और देख लो, छोटी मोटी चीजें, मेन चीजें आप देख चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर से ही ज्यादा सवाल आते हैं, सीधे सवाल आते हैं, सो नो वरीज। एर्हीनियस इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन है, इसको एक मिनट देखो, ये आपको डिस्क्राइब करता है टेम्परेचर का इफेक्ट, नेचर ऑफ रिएक्शन, इसके अलावा कैटलिस्ट और रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब इम्पैक्ट सारा बेसिकली आप इस रिएक्शन में पढ़ोगे। देख लो इसको, है ना, टेम्परेचर, रिएक्शन का नेचर, कैटालिस्ट और रेट कांस्टेंट किसी रिएक्शन पे, है ना, इन सबका इम्पैक्ट, इनका रिलेशन यू कैन सी दैट, वो हमें एर्हीनियस की इक्वेशन बताती है ना। ए क्या है, ए एर्हीनियस कांस्टेंट है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर आगे बताऊंगी थ्योरी में क्या होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, ये भी करेंगे। आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, राइट। अब इसकी फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एर्हीनियस इक्वेशन की ये डिफरेंट लॉन वाला एक्सप्रेशन, यहाँ से ग्राफ पूछ सकता है आपसे, इसको लॉग में कन्वर्ट करो, कैसे भाई, 2.303 लॉग लेकर उसका एक्सप्रेशन, ठीक है। और यही एक ये वाला एक्सप्रेशन, देखो सारे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन साथ में अटैच करके लाई हूं। ये फाइनल एक्सप्रेशन, डेरिवेशन से इस डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है हमें, ये तो काटा लगा लो बेशक, ये ठीक है। मतलब जब दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आपके पास रेट कांस्टेंट का डेटा दिया हुआ है ना, जैसे आपको पता है K1 K2 T1 T2, है ना, ऐसे क्वेश्चन से पूछेगा, हो सकता है ये K1 K2 T1 T2 दे दे और पूछे एक्टिवेशन एनर्जी बताओ, तो ये आपको लगाना होता है एक्सप्रेशन वहां पर, ठीक है भाई। ध्यान से देखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, और ये सारी फॉर्म्स इसकी, जैसे यहाँ पर अगर मैं इस एक्सप्रेशन में यहाँ से log k और 1/t का प्लॉट जो यहाँ है 1/t, ये इसको प्लॉट करो, है ना, तो यहाँ पर भी स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, देख सकते हो, नेगेटिव ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 आर। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स में पूछता है ना, स्लोप दे देगा आपको, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बताएगा कि स्लोप के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी छुपी हुई है। और आपसे पूछ सकता है रेट कांस्टेंट के बारे में, हो सकता है कोई दूसरा टेम्परेचर पूछ ले, है ना, तो ऐसे पूछ सकता है। तो यू हैव टू रिमेंबर, अच्छा ये थोड़ा दिख नहीं रही ना ये वाली चीज, मैं लिख देती हूँ, देखो यहाँ से y = mx + c देखोगे, स्लोप आपका माइनस ऑफ EA बाय 2.303 आर, ये आएगा। स्लोप क्या होगा, नेगेटिव ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बाय 2.303 आर, ठीक है, ये आपका स्लोप होगा, राइट। चलिए ये एक्सप्रेशन भी देखना भाई, न्यूमेरिकल आते हैं। एर्हीनियस इक्वेशन से देखो, बोलता है अगर हम K इंक्रीज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाता है। भाई ये तो एक्सप्रेशन से ही साफ नजर आ रहा है ना, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज करा, ये वाली टर्म नेगेटिव है ना, तो वो डिक्रीज हो रही, तो इसको बढ़ा रही है रेट कांस्टेंट को, है ना, लाइक दैट, समझ रहे हो ना। देखो ऐसे लिखा हुआ है, ये है ना, ऐसे लिखा हुआ है। तो आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, अगर मैंने डिनोमिनेटर बढ़ाया तो ये वाली टर्म पूरी डिक्रीज हो जाती है, और ऊपर से नेगेटिव वाली टर्म ये डिक्रीज हो रही है ऊपर, तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। ऐसे देखते हो ना, टेम्परेचर यहाँ है डिनोमिनेटर में, ये बढ़ाओगे तो ये वाली टर्म डिक्रीज होएगी, है ना, पूरा एक्सप्रेशन। और ये नेगेटिव था तो रेट कांस्टेंट की बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना, रेट कांस्टेंट बोलेगा अरे वाह, करो करो टेम्परेचर को बढ़ाओ भाई, हम तो फास्ट हो रहे हैं, रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है आपका, ठीक है जी। तो यही लिखा है कि इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर इनफाइनाइट पे अप्रोच करता है इंफिनिटी पर, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी यही हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू रेट कांस्टेंट की प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के बराबर हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तब आई जब टेम्परेचर इंफिनिटी पर अप्रोच किया था, तो पूरा ई वाला टर्म ही गायब हो गया, कैंसिल हो गया। ओके जी, चलिए द नेक्स्ट इज कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी को समझो। कोलिजन थ्योरी बोलता है कि इफेक्टिव कोलिजन्स कराने के लिए ना दो चीजें बहुत जरूरी है। एक तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास
एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, है ना। दूसरी प्रॉपर ओरिएंटेशन कोलिजन्स की होनी चाहिए। तो थ्योरी बोलती है कि भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनने में ना कुछ कहानी चल रही है, कुछ तामझाम चल रहा है बीच में। हमने पूछा क्या, तो इसने बोला आप रिएक्टेंट्स लेते हो, आपको क्या लगा सीधे प्रोडक्ट बन जाते हैं? नहीं नहीं भाई, उनमें तो बहुत कोलिजन्स होती है, धक्का मुक्की होती है उनमें, है ना। तो वो क्या करते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आकर आपस में कोलिजन्स करते हैं। जो इफेक्टिव कोलिजन्स होती है ना, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कॉन्ट्रीब्यूशन देती है। तो बहुत जरूरी है कोलिजन करने के लिए रिएक्टेंट के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का फंडा है, डेफिनेशन लिखी हुई है, दिखाती हूँ। राइट, सो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उनके पास होनी चाहिए रिएक्टेंट्स के पास, अगर उनको प्रोडक्ट बनाना है। और दूसरा, वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में अप्रोच करने चाहिए, है ना। ऐसे नहीं है किसी भी इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं, मायने रखता है किस डायरेक्शन से आप लोग अप्रोच कर रहे हैं, है ना, और किस तरह से, किस सिमेट्री में आप आ रहे हो। केमिस्ट्री में हमेशा ओरिएंटेशन मैटर करता है, आपको पता है ना। तो वो जो मिनिमम एनर्जी है ना, जो पोजेस करनी चाहिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को एक रिएक्शन को कराने के लिए, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। जैसे ग्राफ दिखाती हूँ, ये ग्राफ देखो, मैंने प्लॉट किया एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में, ठीक है। ध्यान देना प्लीज, इस ग्राफ में यहाँ पर अपने रिएक्टेंट्स हैं, राइट, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में ना एक रिएक्टेंट को पहाड़ चढ़ना पड़ता है। क्या चढ़ना पड़ता है? पहाड़। तो अगर आप बेस से, यहाँ से, है ना, पूरी एनर्जी देखो ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी इसे बोलते हैं, पूरा पीक तक, है ना, एक्सेस आपने ली, एक्स एक्सेस से लेके वो मिनिमम एनर्जी, ये बात की है, वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को होनी चाहिए एक रिएक्शन कराने के लिए, है ना। तो ये रिएक्शन तब तक नहीं होगा जब तक ये एनर्जी का लेवल रीच ना हो, है ना। जब तक आपने रिएक्टेंट ने पूरी चढ़ाई कवर कर ली तो ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, ठीक है। दूसरी टर्म एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी होगी जो रिएक्टेंट को चाहिए होगी फॉर बिकमिंग अ प्रोडक्ट। मतलब मैम ये तो सेम डेफिनेशन लग रही है। मतलब देखो, अब रिएक्टेंट खाली हाथ थोड़ी आएगा, ऐसा नहीं रिएक्टेंट मुंह उठा के आ जाएगा बिना एनर्जी के, भाई मेरे को प्रोडक्ट बनाना है। भाई घर से कुछ एनर्जी तो लेकर आएगा ना, है ना, कुछ तो घर से लेकर आएगा। तो रिएक्टेंट बोल रहा है भाई तुम डरो मत, थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी है मैंने माना, पर मेरे पास खुद की कुछ एनर्जी है, ये तो मेरे पास है, लेकिन मुझे पहाड़ चढ़ने के लिए ना ये और एनर्जी चाहिए, ये एक्स्ट्रा एनर्जी, इतनी तो घर से लाया था, है ना। इट्स लाइक आप आए चैनल पे, आपने बोला मैम मेरे को कुछ तो 9th के कॉन्सेप्ट क्लियर है, 10th के कुछ कुछ टॉपिक्स में गड़बड़ है, मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, 11th 12th में भी कुछ टॉपिक्स मेरे गड़बड़ है, 11th पूरा हो गया, 12th थोड़ा नहीं आता। तो आप कुछ तो कर आए हो ना, ऐसे नहीं मुंह उठा के आओगे मैम मुझे तो पता ही नहीं केमिस्ट्री की स्पेलिंग क्या होती है है ना। तो रिएक्टेंट भी लाइक मैं कुछ लेकर आया, मुझे ये एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी का जुगाड़ कोई करा दो, यही एक्टिवेशन एनर्जी है। देखो ये EAF मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, राइट। और यहाँ पर यही लिखा है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी मिनिमम जो रिएक्टेंट्स को चाहिए एक्स्ट्रा, है ना, वो बैरियर क्रॉस करने के लिए ताकि प्रोडक्ट बने। तो ये इतनी एक्टिवेशन एनर्जी थी फॉरवर्ड रिएक्शन कराने के लिए जो रिएक्टेंट को चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। ये पूरा थ्रेशोल्ड एनर्जी था और ये आपका प्रोडक्ट है ना। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, ये जैसे यहाँ पर ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की, ये आपकी एंथैल्पी होती है। ये क्यों इतना टाइम लगा रही हूँ इसके ऊपर, क्योंकि भाई सवाल पूछता है, यहाँ से पेपर में पूछता है, क्योंकि ग्राफ देख के बच्चा घबरा जाता है, राइट। तो ये गैप जो आपको मिलेगा ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच का डिफरेंस, यही आपका एंथैल्पी होगा। अब देखो यहाँ पे एंथैल्पी नेगेटिव है, प्रोडक्ट की एनर्जी लो है रिएक्टेंट से, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है रिएक्टेंट से, ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, है ना। इनमें डेल्टा H पॉजिटिव होता है, देखो यहाँ पे डेल्टा H नेगेटिव होगा, है ना। और ऐसे यहाँ पे क्या लिखा है, ये इतनी एक्टिवेशन एनर्जी है बैकवर्ड के लिए। तो कभी अगर आपको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने हैं तो प्रोडक्ट को भी तो ये करना पड़ेगा, है ना। तो इट्स लाइक ये आपका पूरा एक्टिवेशन एनर्जी का काम होता है, राइट। सो एक्टिवेशन एनर्जी मेनली किन चीजों पे डिपेंड करती है, आपके रिएक्टेंट के नेचर पे, है ना। सो रिएक्टेंट का नेचर डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा, जैसे डिफरेंट रिएक्टेंट्स के लिए बॉन्ड्स तोड़ना कितनी एनर्जी चाहिए सब अलग होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी भी अलग होगा डिपेंडिंग ऑन द आपका रिएक्टेंट का नेचर क्या है ना। और कैटालिस्ट पे भी ये डिपेंड करता है, जैसे आपका जो कैटालिस्ट होगा, राइट, जो आपका
कैटालिस्ट होगा पॉजिटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है, आपकी रिएक्शन की जो स्पीड होगी उसको एनहांस करा देता है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी उस केस में डिक्रीज कर जाती है ना। एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम करवा देगा और रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा, है ना। वो बोलेगा यार पहले अगर इतनी एक्टिवेशन एनर्जी तेरे को करनी पड़ रही थी तो मैं एक काम करता हूँ, जुगाड़ लगा के इतनी करा देता हूँ, तो अब तो इतनी एक्स्ट्रा चाहिए, है ना। हम खुश हो जाते हैं, हमने कहा चल यार तूने कुछ तो बताया। आपने अपने दोस्त से पूछा 3 सवाल, उसने बोला 3 तो नहीं आता, 1 तो बता ही दूंगा, तुम तो इतने में खुश हो जाओगे। अरे भाई तू 1 तो बता यार, 1 का जवाब तो दे मुझे। इनहिबिटर नेगेटिव कैटालिस्ट में प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर डिक्रीज हो जाता है, जिससे रेट कांस्टेंट जो भी है वो डिक्रीज करेगा, तो अच्छा है ना, हेल्प करता है। हाँ मतलब ये देखो, ये नेगेटिव कैटालिस्ट होते हैं, रिएक्शन को स्लो डाउन कराते हैं। रेट कांस्टेंट डिक्रीज करा दिया इन्होंने, स्लो करा दिया, पॉइजन की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये एक लास्ट चीज देखो, ये भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब पूरे चैप्टर में टॉपिक मेरा फेवरेट है। इसमें क्या होता है, देखो एक छोटा एक्सप्रेशन है जो आपको टर्म याद रखनी है। बोलता है ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट रिएक्शन का 2 से 3 गुना हो जाता है। क्या है? जनरली इट इज फाउंड दैट फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट रिएक्शन का 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अब हमने मेजर करा कैसे? टेम्परेचर कोफिशिएंट के हेल्प से, है ना। न्यू हमने बना दिया एक नया फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पर, है ना। ये हमें क्या बताता है, ये हमें रेशो देगा। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट रेशो होता है रेट कांस्टेंट की, है ना, एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। अब उन टेम्परेचर का डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, है ना। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है। कब स्टडी करते हैं? 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रेट कांस्टेंट का रेशो, जब वो टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है ना। सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस के लिए हम निकालते हैं और इसकी वैल्यू 2 से 3 गुना मिली हमें, है ना। तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 to 3 के बीच में आती है। अगर कभी पेपर में सवाल आ जाए निकालो इसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट और आपको आंसर ना आए, है ना, तो ऑप्शंस अगर ऐसे हो 1, 5, 2, 3, है ना, या मतलब 2 से 3 के बीच में 2.5, तो 2 से 3 के बीच में जो ऑप्शन है उसको मार्क कर देना, वही आंसर होगा आपका, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट की रेंज ही ये है, 2 से 3 गुना होता है, राइट। सही है, सही है भाई। चलो तो अब इसी बात पे एक सवाल का जवाब दे दो कमेंट सेक्शन में। इस क्वेश्चन का आंसर शिल्पी मैम को दे दीजिए अगर आपने सेशन ईमानदारी से लगाया है। दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम यू, ठीक है। मैम हमने तो आंसर देख लिया, एक क्वेश्चन दिखा है उसका आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में। एंड आज हमने रिवाइज कर लिया है अपना चैप्टर फिर, है ना, केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ फिर से 1 शॉट सेशन रिवीजन में। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब रहिए चैनल पे। शिल्पी मैम विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।